मगर में मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन रहनुमा ने भी मैदान अमल में उतरकर और खुल डुल कर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर इस बात का इल्ज़ाम आयद कर दिया है जनाब कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि इंतखाबी अमल के दौरान जब मुस्लिम लीग नून पहले यानी 16 महीने की हुकूमत में थी उस वक्त भी साफ नजर आ रहा था कि जनाब हमारे खिलाफ क्या हो रहा है और इन इंतखाबात के नतीजे में क्या होने जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जनाब मैंने खुद अपनी पार्टी लीडरशिप को इस बारे में ना सिर्फ आगाह कर दिया था बल्कि उनको बता दिया था कि बिलाशुबा इन इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत आपको मिलेगी, लेकिन हुकूमत मिलने के साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि आपको कारकर्दगी दिखाने के लिए इख्तियार मिलेगा तो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। और ये बात किसी ऐसे लीडर की तरफ से नहीं आई जिसके बारे में हम इस बात का कमेंट कर सके कि जनाब ये कुछ जज्बाती आदमी है। एक ऐसी शख्सियत की तरफ से आई है जो ना सिर्फ एक ठंडा आदमी है बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो मुस्लिम लीग नून की टॉप टीयर लीडरशिप में भी शामिल है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंकशाफ किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जनाब सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से सामने आया है। और अगर ये इंकशाफ ख्वाजा साद रफीक की तरफ से सामने आया है तो इस इंकशाफ को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये इंकशाफ अगरचे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब हामिद मीर साहब ने किया है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू जो उनकी ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ हुई थी उसका उन्होंने हवाला दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी पर्सनली ख्वाजा साद रफीक से गुफ्तगू हुई है और साद रफीक ने ये बातें की हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। अब चूंकि ये जो इंकशाफ किया है जनाब हामिद मीर साहब की तरफ से, इस इंकशाफ को भी अब कई घंटे गुजर चुके हैं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस बात को कम अज कम 12 से 16 घंटे गुजर चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब तक हामिद मीर साहब ने ये जो बातें की हैं इसकी इतला भी पहुंच चुकी होगी कि उन्होंने ये तमाम बातें आज न्यूज़ के एक टॉक शो में कही हैं। लेकिन ख्वाजा साद रफीक की तरफ से इस मामले की ना तरदीद की गई है और ना ही वजाहत की गई है। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस बात को या इन इंकशाफात को ना सिर्फ ओन कर लिया है बल्कि उन्होंने इस बात की तरदीद करना भी गवारा नहीं की। और इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जिनमें जनाब राना सनाउल्लाह शामिल है, जिनमें जनाब खालिद लतीफ़ साहब शामिल है, जिनमें जनाब अफनानुल्लाह खान शामिल है और उसमें अब इजाफा हो गया है साद रफीक जैसे संजीदा और बुर्दबार किस्म की शख्सियत का। और उनकी तरफ से उठाए जाने वाले जो इकदाम हैं या उनकी तरफ से उठाए जाने वाले एतराज़ात हैं उनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकते। इस सूरत हाल में सवाल है कि क्या ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले बढ़ने की यानी अगली स्ट्रेटजी है नई सियासी हिकमत अमली की, जिसका इशारा मैं गुज़िश्ता 2-3 वीडियोज़ में आपके सामने दे रहा हूँ। और अगर ये ऐसे ही है तो क्यों और उसके लिए इस वक्त का तयन क्यों किया गया है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ख्वाजा साद रफीक साहब के ये जो गुफ्तगू है जनाब हामिद मीर साहब के साथ, इस गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर जानना और इस गुफ्तगू के अहम तरीन नकात के बारे में इल्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब का ये मानना है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार उतरने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने कहा है कि मैंने ना सिर्फ इस हवाले से अपनी पार्टी लीडरशिप को भी आगाह किया था बल्कि मीडिया के अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो ये इंतखाब लड़े, क्योंकि उन्हें इन इंतखाबात से पहले यानी ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन से पहले ही मौजूदा हालात का इल्म था और इशारे मिल रहे थे। और ख्वाजा साहब का ये भी मानना है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप को इस बात से आगाह कर दिया था कि नून लीग की हुकूमत तो आ जाएगी लेकिन हुकूमत को बहुत ही ज्यादा जलील किया जाएगा। उनका ये कहना था कि जनाब उन्होंने पार्टी को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था क्योंकि मुझे दीवार पर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। लेकिन जो उनके भाई हैं सलमान रफीक साहब, उनके ज़रिए ख्वाजा साद रफीक साहब पर दबाव डाला गया और उनको इलेक्शन लड़ने पर आमादा किया गया। इलेक्शन ना लड़ने की वजूहात के बारे में ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि उनका जो हल्का है उसकी जो डिलिमिटेशन यानी उसकी जो हल्का बंदी हुई थी और उनके हल्के को यानी जिससे वो मुसलसल इलेक्शन लड़ते हैं
اس کو اس طریقے سے کاٹا اور چھانٹا گیا تھا, اس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی تھی کہ کسی نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کوشش کی ہے کہ میں یہاں سے نہ جیتوں, اور اس حلقے کے جو نتائج ہیں وہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کی طرف سے جن خدشات کا اظہار ماضی میں بھی کیا گیا تھا, اور ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ٹویٹس اس بات سے کئی اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے پہلے ہی ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس حلقے کی کانٹ چھانٹ اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو 3 حلقوں کے اندر تقسیم کیا جائے, اور اس کا نقصان یقینی طور پر مسلم لیگ نون کو ہوگا, جبکہ اس کا بینیفٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے حامد میر صاحب کے ساتھ گفتگو میں اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ یہ صرف خواجہ سعد رفیق کا حلقہ نہیں تھا, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی مسلم لیگ نون کے لیڈرز تھے جن کے حلقوں کے اندر اسی طرح کی کانٹ چھانٹ کی گئی تھی, اسی طرح کی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی. خواجہ سعد رفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ ہم لاڈلے بن چکے ہیں, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پٹ پٹ کر مر گئے ہیں, چیخ چیخ کر مر گئے ہیں, لیکن ہمارے حلقے کی جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھی, ہماری مرضی کے خلاف تھی, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس ڈی لیمیٹیشن کے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ مستقبل میں ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. حامد میر صاحب کے مطابق جب انہوں نے خواجہ سعد رفیق سے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو ان کا یہ جواب تھا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کو یہ اکثریت ملے گی تو آپ کو اکثریت نہیں ملے گی, آپ کو حکومت دی جائے گی لیکن آپ کو اکثریت نہیں ملے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثریت کے بغیر حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جائے, اور مطلب یہ ہے کہ جناب اب آپ میں ہمت ہے تو تیر کے باہر نکلے. انہوں نے کہا جب آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوں گے, آپ کو گہرے سمندر میں دھکیل دیا جائے گا تو ماہر سے ماہر تیراک بھی کیوں نہ ہو تو وہ اس سچویشن سے, پانی سے باہر کم از کم وہ نہیں نکل سکتا, کیونکہ اس وقت اس کی ساری کی ساری جدوجہد یہی ہوگی جناب وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچائے. تو اس صورتحال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ جانتے ہوئے کہ جناب جس طرح کی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں وہ ایک ٹریپ ہے, میں اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا, میں یہ ہار کا جو ٹیکا ہے یہ اپنے ماتھے پہ نہیں سجانا چاہ رہا تھا, لیکن پھر لیڈرشپ کو بھی میں آگاہ کر چکا تھا, نواز شریف صاحب کو بھی میں آگاہ کر چکا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا, لیکن پھر میرے بھائی سلمان رفیق سے دباؤ ڈلوایا گیا. انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن لڑو, تو میں نے پھر ان کو بتا دیا کہ جناب الیکشن لڑ لو لیکن پائندہ ڈنل ہونی نہیں یہ چنگی. اور یہ بات مسلم لیگ نون کا ایک اہم ترین لیڈر کہہ رہا ہے, لہٰذا اس بات پر وزن دینا یا اس بات کو اہمیت دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہاں سے وہ سوالات کا آغاز ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. اگر آپ غور کریں تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ اتنے بے بنیاد نہیں ہیں. جب سے مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی حکومت تھی تب بھی مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب بھکاری آ گئے ہیں, ان کا تو کام یہی ہے کہ یہ دیس دیس جائیں گے, ملکوں ملکوں جائیں گے, وہاں پر لوگوں سے ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم نے ملک چلانا. اور وہ جو لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کون سا کھیل کھیل کے آئے ہیں, اور انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے جہاں سے اب معیشت کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور معیشت کے اس رکے ہوئے پہیے کو چلاتے ہوئے پاکستان کے عوام سے مشکلات کے اس کوہ گراں کو ہٹانا کس حد تک مشکل تھا, ان کو اس بات کا اندازہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اختیارات رکھتے تھے انہوں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جس کندھے کا انتخاب کیا یعنی مسلم لیگ نون کا, تو انہوں نے اس کندھے کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے اعتماد نہیں کیا بلکہ ڈبل گیم اور ڈبل پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کیا. یہ اس بات کے ظاہر ایک مثال دیتا ہوں. آج آپ کو سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت ہی زیادہ گردش کرتے ہوئے نظر آئے گی کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عمرہ کرنے گئے, لیکن اس مرتبہ وہ اسپیشل فلائٹ کے ذریعے نہیں گئے بلکہ انہوں نے سعودی عرب جانے کے لیے کمرشل فلائٹ کا انتخاب کیا اور وہ کمرشل فلائٹ سے ہی واپس آئے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر سوشل میڈیا پر اور کچھ اسکرین شاٹس سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں کہ جناب یہ جو جہاز تھا یہ
कि 2 घंटे तक जद्दा एयरपोर्ट पर रुका रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कि कब शहबाज शरीफ साहब आएंगे, कब शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग शरीके सफर थे वो आएंगे, यानी इशारा उनका मरियम नवाज की तरफ था, वो आएंगे, वो आकर जहाज में बैठेंगे, वफ्द के शुरका आएंगे, जहाज में बैठेंगे और ये जहाज उड़ेगा। उनका जी 2 घंटे लगे शहबाज शरीफ साहब को जहाज तक पहुंचने में और उनके साथ जो लोग गए हुए थे उनके वफ्द के शुरका, उनको वहां पे पहुंचने में, और 2 घंटे तक वहां पर लोग जलील और रुस्वा होते रहे। फिर उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि ये जहाज ने, इनफैक्ट ये फ्लाइट जो थी ये जद्दा से इस्लामाबाद की थी, लेकिन इसको खास तौर पर लाहौर में डाइवर्ट किया गया, लाहौर में उतारा गया ताकि ये शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को उतारा जा सके, और 2 घंटे यहाँ पर भी जहाज को खड़ा रखा गया और उसके बाद ये जहाज जो है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया, जिसके बाद उन लोगों का ये मानना है कि जनाब ये उम्रा करके जो लोग वापस आ रहे थे उनको इस अजियत यानी 4 घंटे की इजाफी अजियत का शिकार करने पर जनाब शहबाज शरीफ साहब और जनाब मरियम नवाज साहिबा दोनों को इस पर माजरत करनी चाहिए। और अगर ये बात दुरुस्त है यकीनी तौर पर इनको माजरत करनी चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है जो खास तौर पर इस मौके पर इस चीज को इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें लोगों को कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो इन खबरों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं कि यही वो दौरा था 3 दिन का जो पाकिस्तान के अंदर अब इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। यही वो दौरा है जिसके बाद अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद $2 अरब के इन्वेस्टमेंट का इरादा जाहिर किया है, और पाकिस्तान के अंदर जो रोल ओवर उनके यहाँ पे पड़े हैं डॉलर्स, उसकी जो है तादाद को $3 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ इस बात का भी इसी दौरे के अंदर ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान के अंदर $21 बिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा है, उसका पहले मरहले में $5 बिलियन की सरमायाकारी के लिए जो इम्कानात हैं और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाएगा, ताकि इसी साल के अंदर ये जो $5 बिलियन हैं इसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाए, और इसके लिए इन $5 बिलियन से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर यानी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम रोशन पहलू की तरफ तवज्जो देने की बजाय हम मनफी पहलू के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये लोगों को आपके साथ जोड़ती है, और नेगेटिविटी ही आपको लोगों की राय के ऊपर असरअंदाज होने का मौका देती है। यही वजह है कि जनाब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक और सोचे समझे मंसूबे के तहत जो माहौल है उसको इस हद तक खराब करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट का चलना ही मुश्किल हो जाए, और उसके लिए जो बताया ये जाता है कि इस तरह का माहौल फेडरल कैबिनेट के अंदर तश्कील दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए वजारत उज़्मा पर फायज रहना नामुमकिन बनाया जाए, और उसके लिए वो तमाम लोग जिनके बारे में ये राय कायम की गई है कि ये इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत रखते हैं, उनके लिए या उनके ज़रिए जो हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और वो तमाम तफसीलात मुख्तलिफ व्लॉग्स में मैं आपकी खिदमत में पेश भी कर चुका हूँ कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आगे बढ़े हैं। अब ये सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये ख्वाजा साद रफीक साहब जो प्री इलेक्शन सिनेरियो है उस पर बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ होगा और इसके नताइज ये निकलेंगे, और एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ, तो उसका मतलब ये है कि ये 8 फरवरी के बाद बनने वाली हुकूमत कैसी होगी, किस तरह फंक्शन करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस बात का तयन पहले ही कर लिया गया था, और ये इंतखाबात महज एक आई वॉश थे। और अगर ख्वाजा साद रफीक साहब का ये कहना दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर अब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी हमला आवर होने का वक्त हुआ चाहता है, और इसका मतलब ये है कि इन इंतखाबात की साख के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी अटैक किया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मौकफ को लेकर आगे बढ़ेगी कि जनाब हमारे साथ धांधली की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून ये मौकफ लेकर सामने आएगी कि जनाब हल्का बंदियों को इस तरीके से डिस्टर्ब किया गया कि जनाब हमारे हल्के ही टूट गए, और फिर उसके नतीजे में जनाब हमारे वोट बैंक पे डाका डाला गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि
कि जनाब मुस्लिम लीग नून की हकीकी मकबूलियत क्या है, तो फिर आप वो पहले वाले हलके यानी 218 वाली हल्का बंदियों को बहाल करें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। और ये वो इस तरह की कशमकश है जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब अपने अगले नैरेटिव की बुनियाद रखेंगे, जिसके लिए मैंने आपसे ये कहा था कि ये ईद खड़के का आगाज ईद के बाद होने वाला है। इस वक्त जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खालिद मियां जावेद लतीफ़ की तरफ से सामने आ रही हैं, जो अफनानुल्लाह खान की तरफ से सामने आ रही हैं, या ये जो साद रफीक साहब की तरफ से सामने आ रही हैं, ये तो सिर्फ अभी नॉकिंग हो रही है। नॉकिंग समझे ना, वो पहले ज़रा प्रैक्टिस की जाती है, ये अभी नॉकिंग हो रही है। ईद के बाद असल खेल का आगाज होगा और उस वक्त पता चलेगा कि ये जो गेंद है ये कितनी स्पीड में आ रही है, गेंद स्विंग कैसे हो रही है, स्पिन कैसे हो रही है, सीम कैसे हो रही है और इसका बाउंस कैसा है। तभी पता चलेगा कि जनाब ये हकीकी पॉलिटिक्स कैसे होती है और किस तरीके से सियासत का जो बड़ा खिलाड़ी है वो अगर सियासत करने पर तुल जाए तो फिर वो सियासत कैसी करता है और किस तरीके से दिनों के अंदर जो गेम है उसको तब्दील करता है, और वो लोग जो पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पर अलग हो चुके होते हैं उनको दोबारा अपने साथ कैसे जोड़ता है। अगर किसी को शक है तो जनाब ईद के बाद का अंदाज़ा कर ले, ईद के बाद एक नई जो सूरत हाल है वो जन्म लेने वाली है। अपने जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।